वेलकम बैक। यूपीएससी जनरल स्टडीज़ के आज के टॉपिक पे आपका स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। आप में से अधिकतर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी होगी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बेसिक से आपको एक हल्की-सी जानकारी दे रहा हूँ। आने वाले सेशंस में हम इसको अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जस्ट एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ, तो आप मेरे साथ रहिए। The Constitution of India is a written document declaring the fundamental rights, directive principle and duties of its citizens. It sets out the functioning power, information and constitution of government institutions. देखिए भारत एक देश है, एक ऐसा देश जो अपने कानून और अपने नियमों से चलता है। जिस तरह से किसी कंपनी के कानून होते हैं, जिस तरह से किसी टीम के रूल्स होते हैं, गेम के रूल होते हैं, ठीक उसी तरह एक देश का भी चलने का तरीका होता है, उसको नाम दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ एक ऐसे देश हैं जिनके पास रिटन डॉक्यूमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बाकी देशों की तरह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारत कैसे चलेगा, ये बताता है। भारत का सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कैसे भारत गवर्न किया जाएगा, कैसे भारत पर राज किया जाएगा या राजतंत्र चलेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, ये डेट इम्पोर्टेंट है अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप इस स्टेप से आगे बढ़ गए तो आपको जानकारी होगी इसके बारे में। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि 26 जनवरी 1950 से एग्जिस्टेंस में आया, इफेक्ट में आया। 26 जनवरी को इसीलिए हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये 3 लोग बड़े नाम हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आई एम श्योर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम सुना होगा। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम जिन्होंने पढ़ाई की उन्होंने सुना है। इसके बारे में डीप के मैं आपके आने वाले वीडियोस के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है, पूरी एक जानकारी है, वो मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूंगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही थी, तो उन्होंने पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें किसी और देश ने सोच के, समझ के अच्छी समझी, कुछ चीज़ें किसी और देश के संविधान में उन्हें अच्छी लगी, तो इन चीज़ों को उन्होंने डिस्कस करके किसी देश से कुछ चीज़ उठाई, किसी चीज़ से कुछ चीज़ उठाई। ये भी एक कारण है कि भारत के संविधान को यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चोरी का संविधान कहा जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा नहीं है। अ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने भी बी आर अम्बेडकर जी ने भी ये कहा था कि हमने भले ही किसी जगह से मोटिवेशन हो के कोई प्रोविज़न उठाया है, बट उन प्रोविज़न्स को इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग हमने उचित बदलाव कर दिए हैं। ऊपर-ऊपर तौर पे समझा देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा। अमेरिका के संविधान से, फेडरल संविधान से इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट उठाया। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि भारत के अंदर 2 प्रकार की स्ट्रक्चर है, एक है फेडरल स्ट्रक्चर और एक है स्टेट स्ट्रक्चर, जिसको बेसिकली संघीय ढांचा कहा जाता है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के संविधान से इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उठाया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स उठाया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी उठाया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट उठाया। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज उठाया। अमेरिका से भी हमने फंडामेंटल राइट्स भी उठाया है, इस पीपीटी में क्लियर नहीं है। आने वाली पीपीटी जब मैं एकदम डीप में इसको डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी का प्रावधान उठाया है। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान उठाया और जापान में द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। ये जस्ट एक-एक पॉइंट दिया है, इससे ज़्यादा चीज़ें हमने इन देशों से उठाई हैं, बट इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद देखिए जब आप संविधान पढ़ेंगे या एनसीईआरटी की कोई भी बुक उठाएँगे, तो उसके लेफ्ट साइड पे आपको हमेशा प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। देश के संविधान का जब आप पहला पेज खोलते हैं तो उसपे एक प्रिएम्बल लिखा है। प्रिएम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly कॉन्स्टिट्यूट इ इ हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया एज़ ए सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सारे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो 1900 जो 42nd अमेंडमेंट के बाद संविधान के अंदर डाला गया। सोशलिस्ट सोशलिस्ट और सेक्युलर 2 ऐसे वर्ड हैं जो
ओरिजिनली संविधान में नहीं थे, इन्हें अमेंडमेंट के बाद डाला गया है। इंडिविजुअली एक-एक का क्या पर्पज़ है, हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम लॉ ऑफ द लॉ, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत को सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चलने वाला देश डिक्लेयर करता है। भारत के संविधान की कुछ खासियतें हैं, बाकी देशों के संविधान में ये खासियत हमको नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत एक ऐसा देश है जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर भी है प्लस यूनिटरी सिस्टम भी है। यूनिटरी सिस्टम कैसे है? जैसे फेडरल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है, जैसे राजस्थान सरकार है, गुजरात सरकार है, तमिलनाडु सरकार है। उन सब के ऊपर एक फेडरल गवर्नमेंट भी है। फेडरल गवर्नमेंट का नाम है भारत सरकार। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है कि राज्य और केंद्र के बीच का जो एक रिलेशनशिप होगा, राज्य के पावर क्या होंगे, केंद्र के पावर क्या होंगे, राज्य किस चीज़ के लिए कानून बना सकता है, केंद्र किस चीज़ के लिए कानून बना सकता है। ये सारी चीज़ें देश के संविधान में मिलती है। बहुत क्लियरली मेंशन है देश के संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी जो देश का संविधान है वो थोड़ा-थोड़ा सेंटर की तरफ झुकाव रखता है। यानी यूनिटरी सिस्टम में पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द अगर आप समझेंगे तो फेडरल के पास, सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर है, अगर उनको तरीके से यूज़ किया जाए। फिर भी देश फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत रखा हुआ है। ये जो ओरिजिनल हमारा संविधान था, ये आप देख पा रहे होंगे फ़ोटो, और ये जो डिज़ाइन है, और ये जो एक्चुअल डिज़ाइन्स हैं, ये हाथ से डिज़ाइन किए गए थे। अ, द प्रिएम्बल पेज, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देश का संविधान का स्ट्रक्चर क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है। जब शुरुआत में स्ट्रक्चर आया था, जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इसमें 300, शुरुआत से बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1 प्रिएम्बल है और 25 पार्ट है। 25 पार्ट्स के अंदर 448 आर्टिकल हैं, 5 अपेंडिक्स है और 12 शेड्यूल है। ये आज की स्थिति है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब 1949 में एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, उस समय 395 आर्टिकल थे, जिसको बढ़ाकर अमेंडमेंट होते-होते अब 448 आर्टिकल हो गए हैं। शेड्यूल यानी कुछ लोग शेड्यूल भी कहते हैं। 8 शेड्यूल शुरुआत में थे, लेकिन अब अमेंडमेंट होके 12 शेड्यूल हो चुके हैं। इस संविधान को बेसिकली अभी लेटेस्ट जो लास्ट संविधान संशोधन हुआ था, वो महिला बिल का हुआ था। 123वीं बार संविधान संशोधन हुआ है, इससे पहले 122 बार किया जा चुका है, तो इन शॉर्ट अब तक टोटल 123 बार भारत के संविधान का संशोधन हो चुका है। ये वो पार्ट्स हैं जो इंडिविजुअली एक-एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीज़नशिप को मैनेज करता है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट्स, उसके बाद लैंग्वेजेज़, पार्ट 17, उसके बाद पार्ट 19 है मिसलेनियस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक-एक इंडिविजुअल पार्ट की यहाँ पर समझाया गया है कि कौन-सा पार्ट किस चीज़ को हैंडल करता है। हम आने वाले वीडियोज़ में एक-एक पार्ट को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है कि देश का संविधान चलता कैसे है, भारत सरकार कैसे चलती है। तो देखिए इंटर रिलेटेड ब्रांचेज़ भारत सरकार की कही जा सकती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों चीज़ें आपस में मिलके भारत गणराज्य को चलाती हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे आने वाले सारे कोर्ट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सारे कोर्ट। उसके बाद एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव इस समय डिसीजन लेती है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेती है, लेकिन ये जवाबदेह होती है लेजिस्लेटिव को, और फिर भी अगर लेजिस्लेटिव को लगे कि बात कुछ गड़बड़ जा रही है, तो जुडिशरी उस चीज़ को कॉग्निजेंस ले सकता है, सुओ मोटो ले सकता है। तो बेसिकली आपस में डिपेंडेंट भी हैं और आपस में एक-दूसरे के प्रति जवाबदेही भी है। एग्ज़ीक्यूटिव की सबसे ज़्यादा जवाबदेही है लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के प्रति। अब इसके अलावा 2 बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इस प्रकार से नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब होता है कि जनता जब तक भी आपको पावर में रखेगी, तब तक आप पावर में रहेंगे। आपको जो प्रॉफिट्स मिलते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिलती है, वो सब तब तक मिलेगा जब तक जनता आपको पावर में रखती है। सोशलिज़्म आप समझते हैं। सोशलिज़्म का मतलब अ
हम एक एज अ सोसाइटी हैं, हम कैपिटलिस्ट नहीं हैं। कैपिटलिस्ट का मतलब अगर कोई भूखा मरता है तो मरने दो, आपको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। देसी भाषा में सिंपल सिंपल समझाऊँ। सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि आप अपनी आँखों के सामने किसी को भूखा नहीं मार सकते और अगर कोई कानूनन तौर पर गलत भी है, तब भी हमें उसके ह्यूमन राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, भारत के संविधान का भारत गणराज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत इस्लामिक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, सिख, ईसाई किसी धर्म को ऑफिशियली रिप्रेजेंट नहीं करता, ऑफिशियली एक्सेप्ट भी नहीं करता। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, जैसे राइट टू अ, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सारे मूलभूत अधिकार हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट किस तरह से पॉलिसी बनाएगा, स्टेट पॉलिसी बनाते समय किस किस बेसिक प्रिंसिपल को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी को निर्धारित करेगा। इसके अलावा जुडिशियल इंडिपेंडेंस, भारत का जो संविधान है उसमें जुडिशरी को पूरी तरह से एक अलग इम्पोर्टेंस है। जुडिशरी की इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि जुडिशरी किसी को जवाबदेह नहीं होती। आपस में जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इन लोगों का जो चुनाव होता है, नियुक्तियाँ होती है, वो भी कोर्ट सिस्टम अपने आधार पर तय करता है। इस समय हम लोग कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफिशियली नहीं होता है। फेडरलिज्म फेडरलिज्म जैसा मैंने आपको बताया संघीय ढांचा, एक यूनियन गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर हैं, यूनियन गवर्नमेंट के अपने पावर हैं। दोनों के बीच में आपस में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बना रहता है और बने रहने के लिए संविधान के अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन्ड हैं। इसके अलावा एक कैबिनेट गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक मिनिस्टर होता है। डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्टर होने का मतलब एक मिनिस्टर होगा रेलवेज़ के लिए, एक मिनिस्टर होगा फाइनेंस के लिए, एक मिनिस्टर होगा टेलीकॉम के लिए। अ एक एक यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल आपको देता चलूँ, जैसे इंडिया में गव कैबिनेट होता है, वैसे ही शैडो कैबिनेट एक कांसेप्ट है, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होता है, ब्रिटेन में होता है। शैडो कैबिनेट का मतलब होता है कि जस्ट इन केस इफ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, अपोज़िशन पार्टी के पास भी डिपार्टमेंट के हिसाब से, एक्सपर्टीज़ के हिसाब से मिनिस्टर रेडी होते हैं। अपोज़िशन में भी एक मिनिस्टर को पोर्टफ़ोलियो दिया जाता है, अपोज़िशन के लोगों को भी एक शैडो कैबिनेट बनाई जाती है। ये इंडिया में नहीं है, मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, जस्ट मैंने आपको बता दिया है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये लास्ट पीपीटी है आज का इस टॉपिक के ऊपर। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिजिड और फ्लेक्सिबल। भारत का संविधान एक तरह से रिजिड है, एक तरह से फ्लेक्सिबल है। रिजिड ऐसा है कि हर चीज़ क्लियरली मेंशन है, उसको आप आसानी से नहीं बदल सकते और फ्लेक्सिबल ऐसा है कि अगर सपोज़ कोई चीज़ बदलनी ही पड़े, किसी चीज़ पर डिसीज़न लेना ही पड़े, तो डिसीज़न या तो लोकसभा, राज्यसभा मिल के ले ले, अगर उनसे नहीं हो पा रहा है या उनका डिसीज़न गलत दिख रहा है, तो एक जुडिशरी फ्लेक्सिबल उस डिसीज़न को अपने पर्सनल लेवल पर ओवरव्यू कर सकती है और फिर भी अगर कोई संविधान को बदलने की ज़रूरत पड़े, तो उसको संविधान को बदला भी जा सकता है, अगर ऐसी चीज़ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना करे बट देश के लिए बदलाव के लिए ज़रूरी भी हो, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देश के संविधान में है। प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के कई देशों में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिएम्बल नहीं होता, लेकिन भारत के अंदर एक प्रिएम्बल है। प्रिएम्बल जैसा मैंने आपको बताया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज़ अ सोशलिस्ट, वो वाली जो चीज़ थी। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स जैसा मैंने आपको बताया अमेरिका से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से लिया गया है। मूलभूत अधिकार भी हैं, लेकिन आपके मूलभूत कर्तव्य भी हैं। अ, कर्तव्य जो हैं, ड्यूटीज़ जो हैं वो आप मतलब उतना रिजिडली फॉलो नहीं होता है, लेकिन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, स्टेट किस तरह से पॉलिसी बनाएगा, वो एक प्रिंसिपल को फॉलो रख के बनाएगा। इसके अलावा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। मैंने आपको बताया कि भारत के राजतंत्र और अमेरिका के राजतंत्र का सबसे बड़ा डिफरेंस है फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। एक्चुअली है भारत के अंदर जस्ट इन केस अगर भारत की जुडिशरी को, भारत के चीफ जस्टिस को ऐसा लगता है, भारत की कोर्ट व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिनके अंदर हमको अब निर्णय लेना पड़ेगा, देश की सरकार से गलती हो गई या देश की सरकार को ये करना चाहिए था या लोकसभा, राज्यसभा ने मिलके ये नहीं किया। तो उस समय एक सुओ मोटो या कॉग्निजेंस जुडिशियल ले सकता है और ये अ, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में। और भारत के अंदर जो भी सरकार डिसीजन लेती है, वो पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आते, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक
पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताए हैं। ये डीप डिस्कशन नहीं था, ये डीप टॉपिक नहीं था, इससे ज़्यादा डीप हम बात आने वाले टाइम में करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये चीज़ें भारत का संविधान काम करता है। आने वाले वीडियो के लिए भी जुड़े रहिएगा। आई डिस्कस जनरल स्टडीज टॉपिक, छोटे-छोटे टॉपिक्स अगर आपको जानने हो, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने का रिक्वायरमेंट हो, तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू।